जय हिंद दोस्तों। आज हम 29 एंड 30 सितंबर 2024 के विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 28 को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये उसके आंसर्स हैं सी बी बी, और ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे, एंड ये आपका मेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क पर। अगर आप इसको अपलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपलोड कर सकते हो, और ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम ग्रुप से ही ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारी न्यूज है यूएनएससी को लेकर। सबसे पहले यूएनएससी क्या है वही देख लेते हैं। ठीक है, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है, तब सारे देश साथ आकर एक बॉडी बनाता है, यूनाइटेड नेशंस। नाम से ही पता चल रहा है कि सारे देश यूनाइटेड है। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग दूसरी बॉडी बनती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल असेंबली। ओके, जनरल असेंबली में सारे के सारे मेंबर आ जाते हैं जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। और मेन डिसीजन लेने के लिए जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। अभी इसके बारे में देख लेते हैं यूएनएससी क्या है। तो भाई यूएनएससी के अंदर 5 हमने परमानेंट मेंबर रखे हैं जो कि उस वक्त बहुत पावरफुल थे जब वो वॉर खत्म हुआ था उस वक्त, जैसे कि यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। इसको हम P5 नेशंस भी बोलते हैं। P5 मतलब परमानेंट 5, कि ये जो 5 कंट्री है वो यूएनएससी में परमानेंट है। और दूसरी क्या है भाई, दूसरी 10 हमने एक्स्ट्रा रखी नॉन परमानेंट। मतलब इसका कंपोजिशन क्या होगा, 5 + 10। जो 5 है वो परमानेंट है और ये है वो नॉन परमानेंट है। अभी ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो कैसे चूज किए जाते हैं, तो भाई ये हमने सेट करके रखा है कि भाई अफ्रीका से 3 आएंगे, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। और ये कैसे सिलेक्ट होते हैं भाई, कोई रोटेशन में करते जाएंगे। ठीक है, और कोई भी जो कंट्री सिलेक्ट होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए सिलेक्ट होगी, उसका टेन्योर 2 साल का होगा, और वो भी कंजिक्यूटिव नहीं हो सकता है। मतलब समझ लीजिए कि 20 से लेकर 22 तक कोई सिलेक्ट हुई है तो भी वो 23 और 24 में सिलेक्ट नहीं हो सकती है, उसके बाद ही हो सकती है। ठीक है, कंजिक्यूटिव टर्म नहीं हो सकता है, 2 साल के लिए होंगे और कंजिक्यूटिव नहीं होगा। ओके, ये नॉन परमानेंट के लिए। परमानेंट तो हमेशा उधर ही बैठे हैं। ऊपर से जो भी परमानेंट है ना उसके पास वीटो पावर है, कि कोई भी डिसीजन है उसमें से कोई एक भी अगर बोल दे कि भाई मेरा वीटो, मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूँ, तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वीटो पावर है, वो खारिज कर दिया जाएगा। तो ये एक्सेस पावर देता है इन कंट्रीज को, ये P5 कंट्रीज को, जबकि ये होना नहीं चाहिए। बस इसी के रिलेटेड हमेशा लड़ाई होती रहती है, क्योंकि इंडिया बोलता है कि भाई हमें भी P5 में इंक्लूड कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए। जापान बोलता है, जर्मनी बोलता है, एंड ब्राजील भी बोलता है। ठीक है, अभी ये मैंने ये चाहरी एग्जांपल क्यों लेते हैं भाई, तो ये 4 कंट्री हैं, वो है G4 का पार्ट। G4 क्या है भाई, जो कि बोल रहे हैं कि यूएनएससी का एक्सपेंशन करो भी और हमें भी इंक्लूड करो। ठीक है, कोड क्या है इसका, GJIB। जर्मनी, जापान, इंडिया, ब्राजील, ये चारों बोलते हैं कि हमें भी इंक्लूड कीजिए। ठीक है, P5 के अंदर। ओके, यानी परमानेंट सीट दीजिए, दैट्स इट। अभी पूरा मैंने आपको कच्चा चिट्ठा बता दिया है कि यूएनएससी क्या है। ठीक है, अभी न्यूज में आते हैं, तब आपको समझ आएगा कि भाई यूके, फ्रांस, यूएसए ने सपोर्ट किया है कि भाई इंडिया को भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। दैट्स इट। समझ गए आप क्यों हम बातचीत कर रहे थे परमानेंट सीट की। ओके, यूएनएससी के बारे में देख लिया, 1945 में बना था, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये सब हमने देख लिया। 15 मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, और यही होता है जो बाइंडिंग डिसीजन किसी के ऊपर ले सकता है। ओके, यूएन, अभी देखो, अगर अमेंड, हमें ये एक्सपेंशन करना है ना, तो उसके लिए हमें यूएन चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा। यूएन चार्टर क्या है, जो हमने डिसाइड किया था कि कैसे हम सब कुछ काम करेंगे। ठीक है, और उसको अमेंडमेंट करने के लिए हमें ये सारे जो मेंबर है उनकी कंसेंट का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि 2/3 मेंबर है जो भी जनरल असेंबली के, ये सारे के सारे नेशन है जो भी यूनाइटेड नेशन के पार्ट है वो सारे, उनकी कंसेंट चाहिए। फिर जो 2/3 मेंबर है उनको रेटिफाई करना चाहिए। रेटिफाई मतलब अपने जो भी वो लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे वो मेंशन करे, कुछ उसके अकॉर्डिंग लॉ वो बना दे, उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। और जो यूएन के परमानेंट मेंबर है, ये P5 कंट्रीज, वो सारे के सारे हाँ बोले तब होगा। इनमें से कोई एक भी चीज अगर ना होती है तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेनली यहीं पे दिक्कत आता है, क्योंकि क्या चाइना कभी भी चाहेगा कि हम परमानेंट मेंबर बने, नहीं, इसलिए वो हमेशा वीटो कर देता है।
इवन सिर्फ यही एक बात नहीं है, इंडिया जो भी अपनी बीट बोलता है कि भाई हम ये चाहते हैं कि ये बदलाव हो, चाइना वीटो कर देता है। कई बार तो टेररिस्ट जो हम बोलते हैं कि भाई इसको टेररिस्ट घोषित करो, वो भी चाइना मना कर देता है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए हो, ठीक है, कैसे काम करता है। तो 2/3 जीए के मेंबर, जनरल असेंबली के, 2/3 यूनाइटेड नेशन के, और P5 सारे के सारे यूएनएससी के। ओके, सब हो गया। यूएन चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा, इस तरीके से अमेंड होगा। और इससे फायदा क्या होगा भाई, फैक्टर्स क्या क्या है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी तो। सबसे पहले तो वो डेवलपिंग कंट्रीज का लीडर है, हम बोलते हैं ना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ओके, फिर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, और 4th लार्जेस्ट हम शेयर मार्केट के बन गए हैं पूरे इंडिया वर्ल्ड में। हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, चाइना से भी हम आगे निकल गए थोड़े टाइम पहले ही। और जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस है उसमें भी हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है। ओके, हर्डल्स क्या क्या है, डेफिनेटली चाइना ही अपोज करता है, वो नहीं मानेगा, वो वीटो पावर का यूज करेगा और नहीं बनने देगा। फिर अपोजिशन है कॉफी क्लब का, जिसको हम यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस भी बोलते हैं। अभी ये क्लब ना, ये यूजुअली क्या बात करता है कि जैसे हम बोल रहे थे ना G4 कंट्रीज की एक्सपैंड करो, ये कॉफी क्लब करता है कि एक्सपैंड मत करो, एक्सपैंड करोगे तो पावर ज्यादा लोगों के पास जाएगी। अभी चाइना वीटो करता है, फिर जो नई कंट्री आएगी वो भी वीटो कर देगी, और इस तरीके से कभी भी डिसीजन ला ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो ये कॉफी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस एक ही है दोनों, वो अपोज करते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी का। और फिर सेल्फ इंटरेस्ट भी है, जो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है वो क्यों चाहेंगे कि अपनी पावर किसी और को भी दे, ठीक है, वो भी नहीं चाहते हैं। दैट्स इट। अब पूरा का पूरा समझियो, हमने बहुत ही टाइम लिया इसमें, 6 मिनट, बट ये समझना जरूरी था, ठीक है। और यही है आपका आज का मेंस का क्वेश्चन। साथ में मैंने हल्का सा ऐड किया है कि इंडिया को क्या बेनिफिट होगा अगर उन्हें परमानेंट सीट मिल जाती है, ठीक है। ये खुद आप सोचिए, अपना दिमाग चलाइए, आपको पता चल जाएगा। 10 मार्कर है, यानी कि आपको 2 पेज लिखना है, एक पेज पूरा और एक पेज आधा, 60% जितना, ठीक है, 50-60% जितना। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ता है। फिर भैया, कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉ द जनरल कंसेंट टू सीबीआई। सबसे पहले तो जनरल कंसेंट क्या होता है वही देख लेते, सीबीआई के बारे में देख लेते हैं, सीबीआई क्या है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ जेनेसिस क्या है। सीबीआई कब आया था, तो जब वर्ल्ड वॉर और वो सब टाइम चल रहा था ना, उस वक्त ब्रिटिशर्स थे हमारे ऊपर, और ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे वो काफी करप्शन कर रहे थे। तो उस करप्शन को कर्ब करने के लिए ब्रिटिश लोग ही सीबीआई बनाए थे इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी ये कोई ब्रिटिश के टाइम की बात, जब इंडिया आजाद हो गया तब क्या किया, तो तब भाई हमने संथानम कमेटी अपॉइंट की थी, जिन्होंने भाई इस सीबीआई को फॉर्म करने की बात की, ठीक है। और जो ये सीबीआई बॉडी है उसको पावर किस तरह से मिलता है, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, 1946 देख रहे हो ना, ये आजादी के पहले से बनी हुई है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिए, इनको इस एक्ट के थ्रू पावर मिलता है, ये एक इस एक्ट के थ्रू बनी नहीं है, ठीक है। गवर्न इसको एक एक्ट के थ्रू किया जाता है, पावर इसको इस एक्ट के थ्रू मिलता है, बस इससे बनी नहीं है। और ये इस किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, इसलिए ये नॉन स्टेट्यूटरी है, और ना ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। कई बार लोग यही गलती करते हैं कि ये एक्ट को मान लेते हैं कि हाँ इस एक्ट के थ्रू बनी हुई है, बट नहीं, ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी गई है, ठीक है। चलिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और हाँ ये किससे बनी है, तो संथानम कमेटी की रिपोर्ट से बनी है। और उससे पहले हम जेनेसिस देखे तो अंग्रेजों ने ही बना दिया था। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्राउंसेस। कौन कौन से केसेस देखती है, तो भाई करप्शन के केसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के, कोई बहुत ही हीनियस क्राइम हो गया, सेंसेशनल क्राइम हो गया, उसको भी देखेगी, एसेट्रा। आपको सब पता है, ठीक है। सीबीआई आप न्यूज में भी देखते हो, मूवीज में भी आपने देखा है। ओके, चलिए, सीबीआई को तो हमने देख लिया। अभी देखो, सीबीआई को किधर भी अगर इन्वेस्टिगेशन करना है ना, अभी सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है भाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल। तो स्टेट में वो डायरेक्टली रोल नहीं करती है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट में अगर उन्हें कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो पहले स्टेट की उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम आपके स्टेट में कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर पब्लिक एंड लॉ ऑर्डर का काम कौन करता है, तो स्टेट खुद देखता है। अगर ये सीबीआई आएगा तो ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए पहले स्टेट को पूछना पड़ता है। अब स्टेट भाई दो तरीके से कंसेंट दे सकती है। सबसे पहले तो केस स्पेसिफिक, आप जो भी केस में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो पहले हमें उसको पूछ लो, हम फिर सोचेंगे कि देना है या ना देना। और दूसरा होता है जनरल कंसेंट, कि आप कभी भी आओ, कभी भी इन्वेस्टिगेशन करो, इट इज फाइन। और ये कौन बताता है कि भाई आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा, तो अगेन यही एक्ट बताता है, दिल्ली पुलिस
दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ओके, अभी देखो इसमें अगर जनरल कंसेंट नहीं भी दे रखा है और जो सीबीआई है वो बिना परमिशन के भी काम कर सकता है। कब? जब उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बोला हो, जब कोई केस है वो रजिस्टर्ड हुआ हो अदर स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में, और रजिस्टर्ड हुआ हो बिफोर द विड्रॉल ऑफ कंसेंट। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि पहले कंसेंट दिया था जनरल कंसेंट और तब इन्वेस्टिगेशन चालू था और फिर कंसेंट हटा लिया, तो ये बीच में से नहीं रुकेगा, वो इन्वेस्टिगेशन एक बार शुरू हुआ तो वो रहेगा ही। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने सीबीआई का जनरल कंसेंट दे रखा था जिसको हटा लिया है। ठीक है, इससे पहले वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु इन सब ने भी हटाया हुआ है। अब ध्यान से फोकस करेंगे, ये सारी की सारी ऑपोजिशन गवर्नमेंट है इसलिए ये हटा रहा है। बट ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह, हमारी पढ़ाई अपनी जगह, हमें उधर फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए ठीक है जनरल कंसेंट का मतलब, और केस स्पेसिफिक का भी, और सीबीआई के बारे में भी पूरा समझ गए। और हाँ, एक बात याद रखिए, सीबीआई को कंसेंट की जरूरत पड़ती है, एनआईए को नहीं पड़ती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। वो बिना किसी के परमिशन से इन्वेस्टिगेशन करती है जब उनका मन चाहता है। ठीक है, ये कंट्री वाइड उनका जुरिडिक्शन है, इसीलिए नेशनल है, ये सेंट्रल है, दोनों में फर्क है, नेशनल एंड सेंट्रल इज डिफरेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च छोड़िए, मेन देखो मैंने ना जो इनके बारे में यहाँ पे मेन जो टॉपिक्स है उसको पहले ही डिस्कस किया हुआ है 23 जुलाई में। अभी यहाँ पे इतना अच्छा बताया नहीं गया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 23 जुलाई का आप वीडियो देखिएगा 15 मिनट से, वहां पे बहुत अच्छे से हमने बात की है। ठीक है ना, मजा आया तो अलग बात है, बट मैंने काफी अच्छे से बताया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यूरो भाई यूरोप ने ना पहली बार जब वॉर खत्म हो गया था, आप बोलोगे बार बार वॉर की चल रहा है, बट ऐसे ही न्यूज है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था तब साथ मिलकर पहली जो बॉडी बनाई थी वो सन थी। सन का मतलब क्या है भाई? तो वो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो आप बोलोगे ये स्पेलिंग क्यों है? क्योंकि ये फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच की लैंग्वेज में, इसलिए उल्टा पुल्टा थोड़ा दिखता है। ठीक है, हटाइए। मेन फोकस क्या है? तो न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, ओके। कब एस्टेब्लिश किया था? तो 1945 में, सॉरी 54 में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 23 मेंबर है, इंडिया इसका एसोसिएटेड मेंबर है। ओके, फंडामेंटल साइंटिफिक कैरेक्टर क्या है भाई? तो हम न्यूक्लियर के ऊपर काम करेंगे, हालांकि हम मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे। ओके, क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या हमने ढूंढ लिया है? तो जेड बॉसॉन, डब्ल्यू बॉसॉन तुमने ढूंढ लिया है, नहीं पता चल रहा है, डेफिनेटली आई नो कि ये बॉसॉन क्या होता है। फिर वर्ल्ड वाइड वेब ढूंढा है, ये तो आपको पता चलेगा ही। ठीक है ना, जो हम डब्ल्यू 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 देखते हैं ना वेबसाइट में, वही है ये। फिर एंटी मैटर ढूंढा है और एंटी प्रोटॉन डिसलरेटर ढूंढा है। फिर हिग्स बॉसॉन पार्टिकल ढूंढे हैं बाय लार्ज हर्डन कोलाइडर एंड हिग्स फील्ड ऑल्सो, हिग्स फील्ड भी ढूंढा है। ये क्या फील्ड है भाई? तो ये ऐसी फील्ड है जो अलग, हाँ, दूसरे पार्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनको ये मास प्रोवाइड करती है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं हल्का सा आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैंने फोटो शायद रखा, हाँ ये रहा, देखिए, ये देखिए, इसको नीचे ले लो यार। देखिए ये है पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल फिजिक्स है ये। तो भाई आपको पता है ठीक है ना, यूनिवर्स बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स के थ्रू बना हुआ है, और उस पार्टिकल मतलब जो सब पार्टिकल को जोड़े रखता है वो है हिग्स बॉसॉन। ये नाम मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता होगा, आई नो, बट समझ लीजिए यूनिवर्स बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स के थ्रू बना हुआ है, और उसमें जो मेन पार्टिकल है, सबसे मेन पार्टिकल, वो है हिग्स बॉसॉन। ठीक है, अभी हिग्स बॉसॉन में से आप और एक्सपेंड करोगे तो आपको चीजें मिलेगी, फोटॉन, ग्लूऑन और बॉसॉन। बॉसॉन दो टाइप के, डब्ल्यू एंड जेड, देखो यही उन्होंने सोचा था ना, जेड बॉसॉन एंड डब्ल्यू बॉसॉन, यस। तो डब्ल्यू एंड जेड बॉसॉन आपको मिलेंगे। यहाँ पे बीच में दाख लीजिए हिग बॉसॉन, और ये बीच से लाइन निकल रही है। ठीक है, फिर इसको और आप एक्सपेंड करोगे तो बॉसॉन बाजू हम देखते हैं सिर्फ अभी के लिए, तो आपको मिलेगा ताउ, म्यून एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ताउ, म्यून, इलेक्ट्रॉन, ये भी पार्टिकल्स ही हैं सारे। ठीक है ना, और हम राइट बाजू देखते हैं तो सेम टू सेम यही मिलेगा, ताउ, म्यून एंड इलेक्ट्रॉन। बट ये आगे फर्दर क्या होगा, ताउ न्यूट्रॉन, म्यून न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो, बट बस आप ये समझ लीजिए ये जो जो भी मैं नाम ले रहा हूँ वो सारे के सारे पार्टिकल्स ही हैं। ठीक है,
मेन पार्टिकल है इसमें हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन में को आप एक्सपेंड करोगे और दूसरे पार्टिकल्स आएंगे, फोटॉन, ग्लूऑन और बोसॉन। बोसॉन डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन। फिर उसको आप और एक्सपेंड करोगे और दूर आप उसके जाओगे तो ताउ म्यून इलेक्ट्रॉन एंड ताउ न्यूट्रॉन, म्यून न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। अभी देखो ये नीचे वाले जो भी है ना, इतने सारे नीचे वाले, ये सारे पार्ट है लेप्टॉन्स के। और ये जो ऊपर वाले आपको मिल रहे हैं ऑरेंज जैसे में, वो है कॉक्स। ये पार्ट्स हैं कॉक्स के। ये यहाँ पे स्पेलिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, कॉक्स। अभी कॉक्स और लेप्टॉन में फर्क क्या है भाई? तो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों से बनता है ना, उसको हम कॉक्स बोलते हैं। और जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको हम लेप्टॉन्स बोलते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हमें देखने को मिला था, इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ बना हुआ, और ये है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के साथ बना हुआ। दैट्स इट। आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पता ही है, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का है, और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। उसमें दो ग्रुप है, ताउ म्यून इलेक्ट्रॉन और दूसरा ताउ न्यूट्रॉन, ताउ म्यून न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन इन शॉर्ट ऐड करना है, न्यूट्रिनो। ओके, ऊपर में क्या देखते हैं? देखो ऊपर वाला इजी है। फोटोन बाजू देखिए अप, और सेम ग्लूऑन बाजू क्या होता है? डाउन। इधर चार्म, इधर स्ट्रेंज, इधर टॉप, इधर बॉटम, ठीक है, उसका उल्टा सुल्टा है। दैट्स इट। अब पूरा का पूरा यही स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पढ़ लिए, यही है जो भी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इन शॉर्ट पार्टिकल्स ही हैं, अलग अलग नाम के और अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। मेनली बीच में आएगा आपका हिग्स बोसॉन। इसको आप फर्दर और आगे बढ़ते जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन, और ऊपर जाओगे आपको तो फोटॉन एंड ग्लूऑन। ओके, ये आप पार्टीशन कर दीजिए दोनों के बीच में, और ये सिन सर्कल कर दिया हमने, ठीक है। और इसको आप आगे जाओगे तो ताओ, म्यून एंड इलेक्ट्रॉन, नीचे सेम टू सेम राइट बाजू टीएमई ही, ताओ म्यून इलेक्ट्रॉन, बस साथ में न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो। ओके, ये भी हमारा एक साइड हो गया, ठीक है। और ऊपर बाजू क्या आएगा भाई? तो अप तो डाउन, चार्म तो स्ट्रेंज, टॉप तो बॉटम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बस कलर करवा दूं तो और ठीक रहेगा। ओके, चलिए कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। छोड़ दीजिए, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इट्स फाइन, व्हाट कैन आई डू। ऐसा होगा तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कायदे से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये डायरेक्टली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि इसके जो अलग अलग पार्टिकल्स है ना, जैसे मियोन, न्यूट्रिनो, वो अलग से पढ़ाई में आते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जब भी उनको पढ़ो ना, तो आपको ये पता हो कि ये ट्रेस कहाँ से हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। आप 23 जुलाई का देख लीजिएगा, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और इजीली आ जाएगी। इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? तो हमने भाई TIFR बनाया है, फिर भाई TIFR में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि अगेन सन जैसे काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ कॉपरेशन करते हैं। फिर इंडिया ऑपरेट करता है 2 tier सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड लार्ज हार्डन कोलाइडर कंप्यूटिंग ग्रिड। अब ये लार्ज हार्डन कोलाइडर क्या है भाई? देखो नाम में ही पता चलता है कोलाइडर, तो इनके अंदर जो भी पार्टिकल्स हम पढ़े हैं ना, उसको ये कोलाइड करवाता है। अभी क्यों करवाते हैं ये सब छोड़िए, कुछ काम का है नहीं, ठीक है। ये लार्जेस्ट है, बस वो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता है। अभी देखो काफी ज्यादा मैंने टाइम ले लिया, बट इट्स फाइन यार, बताना जरूरी है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो उस चीज को आप जानना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे, यूनाइटेड यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है भाई नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंसी। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि है कौन सा एक्सीलेंस, किसके बारे में? तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, जो चाइना पबजी ये सब लेके आए वो इसी के थ्रू लेके आए, इसके जैसे के थ्रू लेके आए, ठीक है। वही हमने इंडिया में सेटअप करने की बात की कि आप भी भाई गेमिंग एनिमेशन में आगे बढ़िए, और क्रिएटिव इकोनॉमी बनाइए। क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है सबसे पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे हम बात करते हैं क्रिएटिविटी लेके आओ, सेम क्रिएटिव एसेट्स पोटेंशियल है कि आप नई नई चीजें बनाइए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिया का हो पाए, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेन पिलर होती है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज भी हमारे पास, क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एसेट्रा एसेट्रा, सब बकवास है। इंडिया की अभी के लिए भाई 30 बिलियन जितनी इंडस्ट्री है, और ये इंडिया की जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से 8% जितने को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। ग्रेट। ओके, फीचर्स क्या क्या है भाई?
तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है सेक्शन 8, और इनका पहले नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स, जरूरी नहीं है याद रखने का। इंक्यूबेशन सेंटर भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है। इंक्यूबेशन क्या होता है कि आपको पैसा भी देना है, मनी भी दिएगा ये आपको आगे बढ़ने के लिए, साथ ही साथ आपको एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करवाएगा, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा समझ लीजिए। उनको बोलते हैं इंक्यूबेटर्स या फिर इंक्यूबेशन प्रोवाइड करना। तो यही तो जरूरत होती है स्टार्टअप को, है ना, कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना और पैसा देना। बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, तो भाई ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, अराउंड 25% जितना हम ग्रोथ कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। और ये कौन बोला है, तो फीकी की रिपोर्ट बोली थी। प्लेग्राउंड वेरियस इमर्सिव टेक्नोलॉजी जैसे कि AR VR MR, AR VR के बारे में मैंने आपको बता दिया है कल परसों के वीडियो में ही। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने वो भी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, ये और ज़्यादा रजिस्टर्ड होगी, हम और ज़्यादा बढ़ेंगे और इंडिया की डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी को और बढ़ा देंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा प्रोवाइड होगी, इंडिया की सॉफ्ट पावर ग्लोबली बढ़ेगी। आप खुद सोचिए, हम पबजी खेलते थे, पबजी कहाँ की थी, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से बनी थी, बट सॉफ्ट पावर बढ़ती है ना उससे। यस, तो देखो सॉफ्ट पावर क्या होती है कि कोई भी मिलिट्री या फिर कोई भी आपके डिफेंस के सेक्टर की कोई भी चीज का यूज किए बिना आप सामने वाले देश को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हो, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। दैट्स इट। और हाँ, एक और बात है भाई, ये हम क्रिएटिव इकोनॉमी की बात की है, ठीक है। दूसरा होता है क्रिएटर इकोनॉमी, ये भी अभी काफी टाइम से चल रहा है, क्रिएटर। अभी ये जो आपको ऑनलाइन मिल जाता है ना, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब जो है वो क्रिएटर, अपने आप को क्रिएटर ही बुलाते हैं। तो उनसे जो भी पैसा इकोनॉमी में आ रहा है वो है क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट, ठीक है। क्रिएटर इकोनॉमी अलग है और क्रिएटिव इकोनॉमी अलग है। ओके चलिए, अब समझ गए, ठीक है। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि ये जो PMLA वगैरह उसके जैसे कोई अदर लॉज है, उनके अंदर जो भी क्राइम, उनके अंदर जिनको भी पकड़ाया गया उनका कार्यवाही जल्दी से करो, क्योंकि उनको बेल के जो भी कानून है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके चलिए देख लेते हैं क्या है PMLA सबसे पहले, ठीक है। PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अभी देखो मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, लॉन्ड्री क्या होती है, कपड़े को धोना, और यहाँ पे क्या धुल रहा है, मनी। तो मनी ही धुलने की बात चल रही है, ब्लैक मनी को धो के व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। एक्चुअली धोया नहीं जाता है, ये उस तरीके से पैसे को घुमाते हैं कि आपका ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत सारे ब्लैक मनी कमाए हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं मेरे एक दोस्त को दूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, और ये कंपनी जो होगी वो अगेन मेरे दोस्त की होगी। फिर इससे जो भी पैसा आएगा उसको मैं बोलूंगा कि तू भाई इसको दे देना, डी को दे देना, और जो डी है वो मेरे साथ जो भी दूसरी कंपनी चल रही है उसका पार्टनर है। तो इन शॉर्ट पैसा इतनी बार घूम गया और ऊपर से वाइट भी हो गया। दैट्स इट। इसी तरीके से कुछ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे राउंड ट्रिपिंग हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, एक्सेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है चलिए, कभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में उसको। इधर देख लेते हैं भाई, PML एक्ट क्या काम करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, ठीक है। और इवन इसके अंदर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी है जो लोग जब्त कर लेते हैं, ठीक है। और क्या बोला है भाई, इसके अंदर जो भी पकड़ा गया उसको बेल कुछ कंडीशन में ही मिल सकती है, जैसे कि शुरुआती फेज में पता चल जाए कि भाई ये क्राइम इसने नहीं किया है, दैट्स इट। या फिर ये क्राइम ये करने के लिए, ये मतलब ये इसने नहीं किया हो सकता है। जैसे कि समझ लीजिए अगर मुझे कोई पकड़ लेता है कि तूने भाई 10,000 करोड़ का क्राइम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। तो इसलिए ही इज नॉट लाइकली टू कमिट दैट ऑफेंस, तो उसके लिए उसको बेल दे दो। ओके चलिए, तो PMLA आप ऊपर ऊपर से समझिए, इसके अंदर बहुत सारे और भी प्रोविजंस है, बट इट इज फाइन। ऊपर से आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, इट इज फाइन, गुड। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले से कौन सा जजमेंट था, तो वेंथिला बालाजी वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर केस, और उसी में ये कहा था, ठीक है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था बेल जो भी PMLA 2002 के अंदर पकड़ा गया था। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई सबसे पहले तो मैं जो भी ऐसे केसेस है जैसे कि PMLA, यूपा, NDPS, इन सब में जो भी पकड़े जाते हैं उनका जल्दी से जल्दी हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और डिसीजन पे आना चाहिए कि ये गुनहगार है या नहीं है। क्योंकि एज पर 45 ऑफ PMLA, सेक्शन 45 ऑफ PMLA, स्टेट के पास ये कोई ऐसी पावर नहीं है कि आप जितना भी चाहो किसी को पकड़ के ऐसे ही बंदी बना के रख लो, ठीक है ना। इट इज अगेंस्ट राइट टू लाइफ, यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ओके,
क्योंकि बेल भाई आप ऐसे ही किसी को मना नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेल जो है वो कोई पनिशमेंट नहीं है, वो मिलना चाहिए बंदे को। साथ ही साथ ये बोलता भी है कि आप खुद समझिए कि मैंने कोई क्राइम ही नहीं किया और मुझे अगर पकड़ लिया जाता है इसके अंदर, जब तक केस खत्म होगा तब तक मेरी आगे की जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो सही नहीं है। और इवन अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता हूँ कि आपने खामखा क्यों मुझे पकड़ा। ओके चलिए, ये स्ट्रिंजेंट बैंड कंडीशन क्या होती है कि भाई बहुत हार्ड है इसके अंदर बेल मिलना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलिए, और हाँ आप भाई यूज क्या कर सकते हो कि कितनी भी स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन है, आपको अगर बेल नहीं मिलती है देन इट इज वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड योर फंडामेंटल राइट्स। ये किस में बोला था, तो के नजीब केस में, ये केस को आप कोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट बड़ी न्यूज देख लेते हैं। तो वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू किया है ड्राफ्ट पैसिव यूथेनेशिया के लिए गाइडलाइंस वाला, ठीक है। चलो सबसे पहले यूथेनेशिया क्या होता है, पैसिव एक्टिव क्या होता है, दोनों देख लेते हैं, ठीक है। यूथेनेशिया मतलब जानबूझ के जो भी पर्सन अगर कोई बीमारी से साथ सफर कर रहा है तो उसको उसकी जिंदगी को खत्म कर देना, इट इज यूथेनेशिया, ठीक है। डेलिबरेटली एंडिंग द पर्सन's लाइफ टू रिलीव हिम फ्रॉम सफरिंग पेन और इनक्योरेबल डिजीज और डिसऑर्डर, ठीक है। कोई तभी ठीक ही नहीं हो सकता है तो उसको मार देना ही ठीक है, ऐसा यूथेनेशिया के अंदर हम करते हैं। अभी देखो ये दो टाइप से हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि हम जानबूझ के ऐसी कोई चीज दे दें जिनसे उनकी डेथ हो जाए, ये इंडिया के अंदर इलीगल है, और जबकि अलाव है बेल्जियम जैसे और बहुत सारे देशों के अंदर। अभी दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। इसमें क्या है कि जिस इक्विपमेंट के ऊपर कोई बंदा जी रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मैं एकदम ही बीमार हूँ, एकदम ही डिजीज हो गया है और मुझे वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, और वो वेंटिलेटर रहेगा तो ही मैं जिंदा रहूंगा, वो वेंटिलेटर हटा देना तो मेरी डेथ हो जाएगी, तो वही है पैसिव यूथेनेशिया, कि भाई पर्सन को लेट करना कि वो डाई हो जाए विदाउट कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट हम ना देना और उसको हटा लेना। ये नॉर्वे जैसे देशों में अलाउड है, ठीक है। ये भाई क्यों जरूरी है, तो 2018 में केस आया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि भाई राइट टू डाइज विथ डिग्निटी इज ऑल्सो राइट अंडर आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 के अंदर ना दो तीन बार अलग अलग पूछे गए हैं कि भाई राइट टू डाई है कि नहीं, राइट टू प्रिवेसी है कि नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि राइट टू डाई भी पूछा लिया जाए, तो हाँ भाई ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, ठीक है। और कौन सा पर, पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव नहीं, एक्टिव इंडिया के अंदर नहीं चलता है, ठीक है। और ये कब लाइमलाइट में आया था, एक केस था अरुणा शाहन बाग केस, नाम देख लीजिएगा, अरुणा शाहन बाग, 2011-12 के आसपास कुछ आया था। ये जो अरुणा शाहन बाग थी उनके ऊपर शायद रेप हुए थे और मर्डर भी करने की कोशिश की थी, पर वो मरी नहीं थी और कोमा में चली गई थी। उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने भी इसको छोड़ दिया था, वो नहीं चाहते थे इनका सपोर्ट करना, पर जो नर्सिंग स्टाफ था वो उनको संभाले हुए रखा गया था। बट फिर नर्सिंग स्टाफ भी ये चाहता था कि ये अपने पेन से रिलीव हो जाए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, इतना 20-22 साल से कोमा में थी कि वापस जिंदा हो जाएगी, वापस बैक टू लाइफ हो जाए। इसलिए जो नर्सिंग स्टाफ था वो बोल रहा था कि भाई इनको कोई अभी संभालने वाला नहीं है, तो इनको पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। और वही केस था जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की बात की थी, ठीक है। दैट्स इट। अभी हमने क्या क्या गाइडलाइंस भाई जारी की है पैसिव यूथेनेशिया के लिए, वही क्लिनिकली एथिक्स कमेटी बैठानी चाहिए, कोई सी भी पैसिव यूथेनेशिया के पहले वो सब सर्च करेगी, ओवरसाइट करेगी, ऑडिट करेगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइमरी मेडिकल बोर्ड एंड सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, कि प्राइमरी सबसे पहले कंसेंट दे प्राइमरी मेडिकल बोर्ड कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड है उसको वैलिडेट करे कि हाँ भाई ये डिसीजन सही है। साथ ही साथ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, उससे पहले आप क्या देखो कंडीशन क्या है कि वो इंडिविजुअल है वो ब्रेन स्टेम डेथ हो गई, मतलब उनका दिमाग खत्म हो गया हो, तो ये आप कर सकते हो एज पर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। फिर वो पेशेंट है उसको कोई दवाई या थेरास्यूटिकल इंटरवेंशन से फर्क नहीं पड़ने वाला हो, कोई भी बेनिफिट ना हो सकता हो, या फिर वो पेशेंट या फिर उनके जो भी सरोगेट है उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया हो रिफ्यूजल टू, मतलब आप हटा दीजिए जो भी आप लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो उसको हटा दीजिए, ठीक है, दैट्स इट। तब आप इसको यूज कर सकते हो, वो इसकी कंडीशन है, ठीक है। एग्जाम में क्या आ सकता है कि इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन, नो, एनी काइंड में नहीं चलता है, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है वैसा होगा तो ही चलेगा, दैट्स इट। बाकी पैसिव, बाकी आपको ये केस दोनों याद रखने हैं,
अरुणा शानबाग भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, और ये कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, अभी शॉर्ट न्यूज हम कवर करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यही हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे देख लीजिए 6 ऑर्गन थे, उसमें से एक था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हमने पहले भी वैसे कवर किया हुआ है किसी और वीडियो में, और मुझे याद नहीं है अभी उसकी डेट। तो भाई 1945 में आया था ये भी, क्योंकि सेम टाइम पे है सारे के सारे। इसका भाई सीट कहाँ पे, तो हैग नेदरलैंड में ये बैठते हैं। 15 जज होते हैं इसके अंदर। कौन इलेक्ट करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करती है फॉर 9 ईयर टर्म। आपको दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों परमानेंट बॉडी का ही पार्ट है, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। और इलेक्ट अगर होता है तो उससे पहले उनको एब्सोल्यूट वोट जीतने पड़ते हैं दोनों बॉडी के अंदर, ठीक है, यूएनएससी एंड यूएनजीए दोनों के अंदर। दैट्स इट, इतना ही काम का था और कुछ नहीं है। मतलब इधर कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। बोला क्या था आईसीजे ने कि भाई गाजा और पैलेस्टीन के यहाँ एरियाज में जो जो रह रहे हैं उनको फूड सप्लाई ठीक से प्रोवाइड किया जाए और इमीडिएटली किया जाए। दैट्स इट। फिर भाई है स्टेम सेल। अभी स्टेम सेल क्या होता है, ये समझ लीजिए सुपर सेल है, सुपरमैन जैसा। ये कुछ भी काम कर सकता है और कैसे भी बन सकता है। सब एग्जांपल देते हैं। अभी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है, स्किन सेल है, उस टाइप से। अब ये स्टेम सेल क्या है, वो किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, किसी भी टाइप का सेल वो बन सकता है, और कोई भी ये वर्क कर सकता है, वही है स्टेम सेल, ठीक है। सुपरमैन समझ लीजिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी रूप में ट्रांसफर हो सकता है। समझ लीजिए कि मेरा स्किन फट गई है, अगर स्टेम सेल का मैं यूज करता हूँ तो वो वहां पे डालो, वो अपने आप स्किन को रिपेयर कर देगा। मेरा लिवर फट गया है, लिवर के अंदर स्टेम सेल को डालो, वो अपने आप लिवर ठीक कर लेगा। तो स्टेम सेल वही तो होता है ना, हमारी बॉडी जब ग्रो होती है तो वो नए सारे सेल बनते हैं, राइट। दैट्स व्हाट स्टेम सेल सेम काम करेगा, वो सबको नया बना देगा, ये कुछ भी कर सकता है। और न्यूज में क्या था, तो टाइप 1 डायबिटिक वुमन थी, उन्होंने रिसेंटली स्टेम सेल का यूज करते हुए अपनी ट्रीटमेंट करवाई थी। दैट्स इट। अब ये टाइप 1 डायबिटीज बोला है, 2 टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो टाइप 2 है। टाइप 2 होती है वो जनरल होती है, ठीक है, और ज्यादा डेंजरस भी नहीं है। बट जो टाइप 1 होती है ना, बहुत कम लोगों को होती है, इसीलिए ये रेयर है, और साथ ही ये डेंजर भी ज्यादा है, ठीक है। टाइप 2 में इतना दिक्कत नहीं होता है, 1 में दिक्कत होता है। ओके चलिए, स्टेम सेल क्या है भाई, तो ये स्पेशलाइज सेल है, ये कैपेसिटी टू सेल्फ रिन्यू रखता है, मैंने आपको बता दिया वो एग्जांपल देके। स्टेम सेल्स कहाँ पे हमें पाया जाता है, तो शुरुआती फेज में जो एम्ब्रियो होता है वहां पे, और जो अडल्ट टिश्यू होता है वहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इवन बोन मैरो के अंदर से भी ये हम कलेक्ट कर सकते हैं कई बार। इवन जो उम्बिलिकल कॉर्ड होती है हमारे, ठीक है ना, जिससे मतलब कोई बच्चा का जन्म होता है तो वो एक छोटी सी पतली सी नाली से अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम उम्बिलिकल कॉर्ड, वो जो नाली होती है उसको। ये बच्चा है, ठीक है, हमारा। बस इसको भी हम संभालें ना, तो इसी का भी ये इसका भी यूज करते हुए हम स्टेम सेल बना सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर इन फ्यूचर अगर वो बच्चा कभी भी कुछ भी ऐसी रेयर डिजीज हो जाती है, फिर ऐसी जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, स्टेम सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दुनिया में कुछ भी बीमारी हो, स्टेम सेल कैन डेफिनेटली क्योर इट, क्योंकि वो नया सेल बना देता है। आपका कोई भी सेल खराब है, वो नया अगर बन जाएगा तो आप डेफिनेटली ट्रीट हो जाओगे, ठीक है ना। बट इट इज डेफिनेटली वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी टेक्निकल, ठीक है। चलिए, अभी सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सेल के पोटेंसी की बात करते हैं, तो 3 टाइप के पोटेंसी होती है। सबसे पहले टोटिपोटेंट, तो भाई एक सेल दूसरे कोई भी मतलब किसी भी टाइप के सेल में अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, मतलब उससे आप किसी भी टाइप का सेल बना लो, तो उसको टोटिपोटेंट बोलेंगे, ठीक है। टोटिस आप टोटल याद रख लीजिए, मतलब जितने हैं सारे के सारे में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाएगा, टोटिपोटेंट। फिर है प्लूरिपोटेंट, मतलब प्लूरल है, ठीक है ना, तो मल्टीपल है पर टोटल नहीं है, तो ये डिफरेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बट सारे के सारे में नहीं होगा, ठीक है। अनेबल टू प्रोड्यूस ऑल टिश्यू, जबकि वो क्या करता है, ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सब कर देगा। और मल्टीपोटेंट, ये कुछ में करता है, कुछ में ही, ठीक है। ये लिमिटेड रेंज है इसकी, कुछ में कर सकता है, बाकी में नहीं कर सकता है, ठीक है। तो भाई सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है, टोटिपोटेंट है। उससे कम पावरफुल प्लूरिपोटेंट है, और उससे कम पावरफुल मल्टीपोटेंट है, ठीक है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्लूरिपोटेंट इज अ टाइप ऑफ सेल विच कैन प्रोड्यूस ऑल द काइंड ऑफ टिश्यूज, राइट और रॉन्ग। तो नहीं, प्लूरिपोटेंट नहीं कर सकता है, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ये मैं जो भी ऊपर लिखता हूँ ना पीवाईक्यू बेस्ड या फिर थीम, तो उस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं या फिर वही आ गया है, इसलिए मैंने वो लिखा हुआ है। ओके चलिए, फिर आगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भाई जो बड़े बड़े इस कॉरिडोर हमने पहले भी डिस्कस कर लिए, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनको जोड़ा जा रहा है, वैसे ही दिल्ली और मुंबई को जोड़ा गया है। इसके अंदर देखो जो भी राज्य बीच में आते हैं उनको भी हम डेफिनेटली कवर कर लेते हैं। मेन इसका फोकस क्या है कि उधर की इंडस्ट्रीज को जोड़ना, लॉजिस्टिक इजी करना और जल्दी कर देना, ठीक है, दैट्स इट। और कुछ काम नहीं है, बस आप देख लीजिए कि ऐसा कोई कॉरिडोर है जो दिल्ली मुंबई को भी जोड़ता है। ओके, मेंस में आपको काम आ सकता है कि भाई हमें और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने चाहिए। फिर है भाई पोमई नागा ट्राइब। अभी ये ट्राइब है वो कौन से एरियाज में मिलती है, तो मणिपुर के एरियाज में मिलती है, साथ ही साथ ये नागालैंड के एरियाज में भी मिलती है। मणिपुर एंड नागालैंड ये नागा ट्राइब है। ओके, नागा ट्राइब का पार्ट है। और ये जाने किसके लिए जाते हैं, तो अपनी पॉली और पोत्ती के लिए जाने जाते हैं। पॉली मतलब पॉटरी और पोत्ती मतलब सॉल्ट, दैट्स इट। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, तो पोला लैंग्वेज बोलते हैं। न्यूज में क्यों थी भाई ये ट्राइब, तो इन्होंने भाई बैन कर दिया है अपने एरिया में हंटिंग, ट्रैपिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ना GS4 में यूज कर सकते हो कि भाई कैसे ट्राइब भी बैन कर रही है और अवेयरनेस लेकर, GS3 में भी कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे कोई ट्राइब भी एनवायरनमेंट बचा रही है अच्छे खासे तरीके से। क्योंकि हम हर बार लिखते तो हैं कि ट्राइब डिफोरेस्टेशन कर रही है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको यूज कीजिए, याद रख लीजिएगा। पम्मई नागा ट्राइब जिसने भाई हंटिंग को बंद कर दिया अपने एरियाज के अंदर। फिर है भाई पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। बस भाई इन शॉर्ट ये टूरिज्म को अच्छा करने के लिए इनिशिएटिव है, उतना ही याद रखिए, और कुछ खास काम का नहीं है। टूरिज्म को आप और ज्यादा इजी करोगे और फ्रेंडली करोगे, दैट्स इट। फिर है रिवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। इन शॉर्ट इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज को और अपग्रेड करना है और अपग्रेड करना है, दैट्स इट। और कुछ भी आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कैसे काम करेगा, तो हम और ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, और ज्यादा प्रोड्यूस करो और ज्यादा सब्सिडी ले जाओ, फाइनेंस की ऑप्शन को हम और ज्यादा इजी करेंगे। नॉर्मल चीज है, ठीक है। याद क्या रखना है, देखो ये टूरिज्म के ऊपर था तो टूरिज्म के लिए बस ये इनिशिएटिव का नाम याद रख लीजिए, दैट्स इट, नाम ही काम का है। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल का है तो सिर्फ आप नाम याद रख लीजिए, रिवैम्प फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, दैट्स इट, और कुछ जरूरत नहीं है। फिर नीचे मार्बर्ग वायरस डिजीज। सबसे पहले मार्बर्ग नाम क्यों है, तो ये सबसे पहले मार्गर और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर देखा गया था, इसके लिए इसका नाम मार्बर्ग ने रख दिया, ठीक है। ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल है जिसमें हेमरेजिक फीवर आपको आ सकता है, ठीक है। और ये ह्यूमन प्रीमेट्स दोनों को हो सकता है। प्रीमेट्स हमने पहले भी देखा है, ठीक है, मंकी एप्स ऐसे सब होते हैं, उसको हम प्रीमेट्स बोलते हैं। और इसकी मोर्टालिटी रेट बहुत हाई है, ऐसा बोला जाता है कि इसमें 90% मोर्टालिटी रेट है, 90% के आसपास, ठीक है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिलोविराडे फैमिली से बिलोंग करता है। ये इबोला जो है ना अपना, वो भी उधर से ही बिलोंग करता है। इबोला इज ऑल्सो वेरी फेटल, उसमें भी 90% मोर्टालिटी रेट है। मोर्टालिटी मतलब एक बार हो गया तो आप जाओगे, उसके चांसेस कितने हैं, तो 90% है। कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है और ऑल्सो बैट्स टू ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। बैट किस में ज्यादा हमें पाया जाता है, तो सब साहारन अफ्रीकन रीजन में ज्यादा पाया जाता है। इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। मेनली इसमें इतना ही याद रखना था, किससे ये होता है, वायरस से होता है, कौन सी फैमिली है, तो फिलोविराडे जिससे इबोला सेम होता है, और इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है संथल रिवॉर्ट। मैंने 2-3 बार पढ़ा है, फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। देखो, दो ट्राइब थी, संथल एंड पहाड़िया। ये दोनों के बीच में रहती थी दुश्मनी। तो क्या हुआ कि हमने डिसाइड कर लिया कि भाई पहाड़िया जो कम्युनिटी है, पहाड़ जैसा लग रहा है ना, तो ये पहाड़ के ऊपर वाले एरियाज में रहेगी। और जो ये संथल है ना, वो जो पहाड़ के आउटस्कर्ट्स होते हैं ना, मतलब ये नीचे वाले एरियाज, जो भी ये नीचे वाले एरियाज के अंदर संथल रहेंगे, दैट्स इट। अभी दिक्कत क्या हुई, ये दोनों के बीच में राइवलरी थोड़ी सी खत्म हो गई थी, नॉर्मलाइज हो गया था। दिक्कत क्या हुई कि भाई नया एक्ट आया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और इसके अंदर जो जमींदार था उनको फिक्स बोल दिया गया कि आप इतना अमाउंट तो मुझे पैसा दीजिए ही दीजिए, ब्रिटिशर्स को दीजिए। ओके, अब ये क्या करने लगे, इतना पैसा ज्यादा निकालने के लिए जो भी किसान थे उनसे ज्यादा ही ज्यादा डिमांड करने लगे। किसान जब नहीं दे पाते थे तो वो उनकी जमीन ले लेते हैं, और यही जमीन लेने वाले में संथल भी आ गए। संथल की भी जमीन जाने लगी, तो संथल को लगा कि यार ऑलरेडी
हमारे बीच में पहाड़िया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अभी जो हमें ज़मीन मिली है उसको भी आप ले रहे हो, देन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। उन्होंने ये जो मनी लेंडर्स थे, जो ज़मींदार थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको इन्होंने दीकू बोला कि आप आउटसाइडर्स हो, दीकू हो और आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी दामीन आप नहीं ले सकते हो। दामीन मतलब ज़मीन, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए उन्होंने रेबेलियन कर दिया, रेबल कर दिया, जिसको हल बोला जाता है और उस दिन को हल दिवस बोला जाता है, ठीक है। और ये जिस एरियाज में रहते थे ना, वो मेरा बताना रह गया, इसको हम बोलते हैं दामीन को। दामीन मतलब जमीन और को मतलब कोने वाले एरियाज में, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, दामीन को, एजेस ऑफ हील। ओके, तो इन शॉर्ट इन्होंने रेबेलियन कर दिया। रेबेलियन के कौन कौन लीडर थे? तो सीधो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, फूलो मुर्मू, जानो मुर्मू, और भी दो इनके भाई थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, ठीक है। ये चारों भाई थे और ये उनकी दो बहनें भी थी, फूलो मुर्मू और जानो मुर्मू। बस ये मैंने आपको पूरा जो बता दिया, यहीं पे यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये वन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम। ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो आया था उनके सामने आया था। ये बीरभूम और मधुबन रीजन में, बंगाल वाले और झारखंड वाले रीजन में देखने को मिला था। ये जो आउटसाइडर थे उनको दीकू बोलते थे, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। शायद यूपीएससी ने पूछ लिया है, मुझे अभी पक्का नहीं याद है। चार भाई थे, वो इनके सामने रहे थे, गेरिला वॉरफेयर से, गेरिला मतलब छुप छाप के लड़ना, ठीक है, अचानक से हमला कर देना। और चार भाइयों के साथ साथ दो बहनें भी थी, फूलो मुर्मू और अ, जानो मुर्मू, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जानो मुर्मू। ओके चलिए, इनके जो भी ये दिवस दिन था, मार्टियर डे, सॉरी, यस, उनको हम हल दिवस के नाम पे जानते हैं, जब इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज है हमारी यूक्रेन। तो भाई रशिया ने मिसाइल अटैक किया यूक्रेन के स्नेक आइलैंड के ऊपर। स्नेक आइलैंड मतलब जिमिनी आइलैंड ऑल्सो। ये कहाँ पे पड़ता है? देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं पड़ता है स्नेक आइलैंड, ठीक है। चलिए, इतना काफी है। ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट यूरोपीय कंट्री है। इसके बाजू की कंट्रीज कौन सी है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया था शायद। ओके, फिर ये कौन से एरियाज में पड़ता है? तो सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, ये वो। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, एक सेकेंड। ये देखिए, ये मेरी नोट्स का ही है, बहुत पुराना है बट अभी भी है। थोड़े दिनों पहले हमने कास्पियन सी देखा था, अभी ब्लैक सी देख लीजिए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो है ना, वो यहाँ पे है, इस ब्लैक सी के एरिया में। पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए, ये हमारा ब्लैक सी वाला एरिया है और ये जो सी है ना, ये है अजोव, सी ऑफ अजोव। फिर ये जो नीचे आपका पड़ता है, ये जो छोटू सा है, ये है सी ऑफ मरमरा, मरमरा। और ये जो है वो है आजियन, एजियन। ओके, अभी देख लीजिए, ठीक है, मैंने ऊपर से बता दिया। ये ब्लैक सी, ये देखो ऊपर वाला रीजन है, ये है सी ऑफ अजोव। फिर हमारा ब्लैक सी आता है और फिर हमारा आता है मरमरा और लास्ट में एजियन। याद आप कैसे रखोगे? तो भाई अजोव से शुरू हो रहा है, ठीक है, किधर लिखो, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अजोव, फिर ब्लैक, फिर अगेन मरमरा एंड फिर एजियन। तो भाई ए बी एम बी, दैट्स इट, इजी। ए बी एम बी, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है ना, उल्टा उल्टा मत कर लेना यार। ए बी एम बी। अभी ये सारी जो सी है उसको जोड़ता कौन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ब्लैक सी और अजोव को जो जोड़ता है वो है कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट या फिर कैच स्ट्रेट, ठीक है, कर्च बोलिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर जो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ता है वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। एंड एट लास्ट, जो सी ऑफ मरमरा एंड एजियन को जोड़ता है वो है डर्डनाला स्ट्रेट। अभी अगेन जो हमारा ए बी एम बी लिखा हुआ है उसी में हम फेट करेंगे। तो ये ए और बी के बीच में आएगा के, और एम और बी के बीच में आएगा बी, और यहाँ पे आएगा डर्डनालस डी। आप ऊपर से नीचे भी याद रख सकते हो, मैं इसको उल्टा याद रखता हूँ, मतलब ये ऐसे नीचे गया और ये ऐसे ऊपर आयो, डी बी के, क्योंकि डी बी के याद रखना इजी रहता है, ठीक है। डी फॉर डर्डनालस, बी फॉर बॉस्फोरस एंड के फॉर कैच। बीच में ही रखना है तो ही आपको याद रहेगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट। और ये एजियन के नीचे क्या आता है? तो सी ऑफ क्रेट आता है, आयोनियन सी, और उसके नीचे एकदम मेडिटेरियन सी। और ये जो हमने कास्पियन सी देखा था वो यहाँ पे है, जो थोड़े 2-3 दिन पहले ही देखा था कास्पियन सी, ठीक है। और देख लीजिए हल्का फुल्का, यहाँ से देखो एकदम शॉर्ट में करवा रहे हैं हम। ब्लैक से जोड़ता है बॉस्फोरस, मरमरा को और फिर आजियन।
हाँ भाई, इतना पार्ट ही याद रखिए, एक काम कीजिए, इतने पार्ट को अलग से याद रखिए और इतने को अलग से याद रखिए, 2 ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप बनेगा आपका, उसमें क्या होगा, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है मरमरा से, बोस्फोरस और एजियन से डरडलानस, ठीक है, मरमरा बीच में है आपका। ओके, बस ऐसे याद रख लीजिए, आप खुद भी बनाइए तो आपको इजी रहेगा। और ये ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, तो देखो सब याद रखते हैं ब्लैक ट्री बर्गर, मैंने उल्टा याद रखा है आरजीटी ब्रू, ये पूरे का पूरा क्रोनोलॉजी में आरजीटी ब्रू। क्या है आरजीटी ब्रू, तो भाई रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया एंड यूक्रेन, आरजीटी ब्रू, ये क्रोनोलॉजी में है और मैं ऐसे ही याद रखता हूँ क्योंकि बाकी कोई मतलब नहीं है। आरजीटी ब्रू आप 2-3 बार बस बोलेंगे ना तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको इजीनेस रहे, और ये नहीं हटाना था। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये आपके आज के क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। यार नीचे कैसे चला गया ये, बट ठीक है, चलिए अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा इसको। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अरे यार, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सुनने के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और हाँ भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे बनाने के लिए। ओके, जय हिंद।